सर्वप्रथम इस नए 2026 की साल का शुभारंभ आज होने जा रहा है और कहते हैं नए साल में नए दिन की शुरुआत नए शुभ संकल्पों के साथ, नई दिशा के साथ और नई जीवन शैली के साथ हम अपने जीवन की शुरुआत कर रहे हैं। और ये नया साल आप सभी के लिए संपूर्ण रीति से पूर्ण स्वास्थ्यप्रद रहें, आपके परिवार भी स्वस्थ रहें, आपके आसपास के लोग भी स्वस्थ रहें, पूरा समाज स्वस्थ रहें। ऐसी मंगल शुभकामना के साथ आज ये शिविर का दूसरा दिन प्रथम सत्र आरंभ करते हैं। यहाँ पंजाब में अबोहर में केराखेरा गांव आकर हमें बहुत खुशी हुई। एक अपने परिवार की ही भाषा आ रही है। ऐसा नहीं लग रहा है कि गैरों के बीच में बैठे हैं, अपने ही हैं, बड़े दिल वाले। ऐसे भी कहा जाता है पंजाब जिनका दिल बड़ा है और सभी को कुछ देते रहना, ये तो इनकी संस्कृति में मिला ही हुआ है। सब कुछ फैक्टर बहुत बढ़िया है सिवाय ठंड को छोड़कर। तो ठंड के साथ साथ भी हम एडजस्ट हो रहे हैं। गुजरात में लगभग ज़्यादा से ज़्यादा ठंड होती है, तो यहाँ तो एक ठंडी की हल्की सी शुरुआत जब होती है तब वहाँ पीक के ऊपर रहती है, इतना टेम्परेचर रहता है। लेकिन जब हम पंजाब में पहली बार आए थे तब वो ठंड नहीं झेल पाए थे और संकल्प भी किया था कि कभी भी विंटर में आधे दिन का प्रोग्राम भी कहाँ रखेंगे नहीं। लेकिन ये 6 साल के बाद इम्यूनिटी पावर भी बहुत अच्छे तरीके से बढ़ा है, कॉन्फिडेंस बढ़ा है कि किसी भी ठंडी सर्दियों की सीजन में भी आराम से शिविर करा सकते हैं। तो न्यू डाइट सिस्टम जो हम सीखने के लिए आज बैठे हैं, व्हाट इज न्यू डाइट सिस्टम, NDS नाम किसी ने पहली बार सुना होगा, किसी को पहले से ही पता है कि छोटा सा नाम ND और S उनको न्यू डाइट सिस्टम से आज पूरा विश्व जानता है। उनके काफ़ी अर्थ हमने निकाले हैं। उनमें से एक अर्थ आज नया साल भी है, नया दिन भी है, तो उनको N मतलब नए, D मतलब दिन और S मतलब शुरुआत। NDS का मतलब है नए दिन की शुरुआत। तो सब हमारे जीवन में एक नए दिन की शुरुआत होने जा रही है। प्राकृतिक जीवन शैली से हम कनेक्ट होने जा रहे हैं और प्रकृति की गोद में जब बैठते हैं तो प्रकृति हमेशा सुकून देती है, सुख देती है, शांति देती है और स्वास्थ्य प्रदान करती है। N का मतलब नेचुरल डाइट, D का मतलब डिटॉक्स योर माइंड, बॉडी एंड सोल और S का मतलब है सरेंडर टू ऑलमाइटी, परमात्मा को पूरा समर्पित हो जाओ। कभी कभी हम जब NDS शुरुआत करते हैं, कच्चा खाना शुरू करते हैं, तो घर में बवाल होती है, झगड़े होते हैं कि रोटी खाना छोड़ दिया, पका खाना छोड़ दिया। तब उनके लिए मुसीबत हो जाती है। तब घर वाले कहते हैं कि NDS आपने शुरू किया है, तो NDS का मतलब वो निकालते हैं न्यू ड्रामा स्टार्ट। हाँ, अब अपना ये ड्रामा बंद करो, कच्चा खाना, भेड़ बकरियों की चाल ना चलो। और NDS समझने में बहुत सरल है, सहज है, फट से समझ में भी आ जाता है। लेकिन जितना समझने में सरल है उतना करने में थोड़ा कठिन भी है। सिंपल सिंपल इनके रूल्स, किस टाइम खाना है, क्या खाना है, कितनी मात्रा में खाना है, किस उद्देश्य से खाना है,
कौन से समय, उद्देश्य, मात्रा, ये सब बातें सिखाई जाती है। लेकिन वो जब प्रैक्टिकल स्वरूप में लेके आते हैं तो 2-5 दिन ऐसे होश होश में कर भी लेते हैं, लेकिन इनको कंसिस्टेंसी रखना वो अपने आप में थोड़ा चैलेंज है। लेकिन दुनिया में भी कहते हैं कि जो चैलेंज एक्सेप्ट करता है उनके जीवन में ही चेंज आते हैं, बिना चैलेंज के चेंजेस पॉसिबल नहीं हैं। और एक बार लत लग गई, गलत चीज़ों की भी लत छूटती नहीं है, वैसे अच्छी चीज़ों की लत भी नहीं छूटती है। तो बस अपने आप को हैबिचुअल करने के लिए शुरुआत के दिनों में हमें प्रयास छोड़ना पड़ेगा, 1-2 महीने, 3 महीने। हम सब साइंस पढ़े हुए लिखे हुए लोग हैं, साइंस में हमें सिखाया गया। मैं जब बहुत प्राइमरी सेक्शन में पढ़ता था तो मुझे लगता था कि ये दूर दूर ग्रहों पर जो रॉकेट्स यहाँ से जाते हैं, महीनों तक ट्रैवलिंग करते हैं, बाद में वापस आते हैं, तो इतना ईंधन का स्टॉक किधर रखते होंगे, वहाँ तो बीच में पेट्रोल पंप भी नहीं। तो जब हमारी पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बल से निकल जाती है, जब फ्लाइट आगे, तो फिर फ्यूल का कंजप्शन नहीं होता, अपने आप ही चलती रहती है। वैसे ही हमारा फ्यूल तब तक यूज करना पड़ेगा जब तक हमें आदत नहीं लगी है। 1 महीना 2 महीना एक्स्ट्रा फ्यूल डालना पड़ेगा, बाद में एक एहसास होगा, मीठा मीठा एहसास, एक तंदुरुस्ती वाला एहसास, तो वो एहसास ही हमें उस तरफ, उस दिशा में आगे बढ़ाता रहेगा। तो कल काफ़ी सारा 2-3 सेशनों में हमने बेसिक चीज़ें सभी कुछ जान ली, और वो सब चीज़ें जानकर हम थोड़े से माइंड सेट भी कर लिया कि कितनी मात्रा में हमें आगे करना है। यहाँ जो बैठे हुए लोग हैं उनमें से अगर कड़ी बीमारी फट से काटनी है तो थोड़ा 100% एक्सेप्ट कर लीजिए। अगर आध्यात्मिक जीवन का लक्ष्य है तो भी 100% एक्सेप्ट कर लीजिए। अगर जीवन में कुछ मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो भी, मेंटल सक्सेस, फिजिकल सक्सेस, हर चीज में अगर सफलता पाने के लिए अंदर से कड़ी चाह है तो भी 100% आप इनको एक्सेप्ट कर लीजिए। और एक्सपेरिमेंट के तौर के ऊपर भी न्यू डाइट सिस्टम को लिया जा सकता है। सिंपल फॉर्मूला न्यू डाइट सिस्टम फॉलो करने का, सुबह 4 से लेके दोपहर 12 बजे तक खाली पेट रखना, सुबह 4 से लेके दोपहर 12 बजे तक पेट को खाली रखना। 12 बजे हरी पत्तियों का जूस, उसमें आंवला, अदरक वगैरह डाल के उनका सेवन करके सुबह का फास्टिंग, उपवास को ब्रेक करना। बाद में रहा जाए तो 1-आध घंटा और फास्टिंग कर ले, और बाद में सर्वप्रथम फलों का चयन करना है। अगर फल खाते हैं सब्जियों के बदले तो ये बहुत अच्छे तरीके से एक सिस्टम के अनुसार आप आगे जाएंगे। सब्जियां खाने की भी छुट्टी है, लेकिन फल से ज्यादा भारी होने के लिए भारी होती है, इसलिए उनका चयन फलों के बाद करें। सब्जियों का सेवन अगर 3-4 बजे, 5 बजे उनका सलाद या चटनी कुछ बनाकर ले सकते हैं। इस सीक्वेंस को थोड़ा आगे पीछे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आइडियल एक सिस्टम बताता हूं कि शुरुआत का आकाश तत्व जो हमें मिल रहा है उपवास से, खालीपन, वायु तत्व मिल रहा है हरी पत्तियों से, और तीसरी चीज अग्नि तत्व मिल रहा है फलों से। अग्नि तत्व प्राप्त होने के बाद थोड़ा सा भारी तत्व जल तत्व है, जल तत्व मिल रहा है हमें सब्जियों से, और अंत में, दिन के अंत में पृथ्वी तत्व हमें कंदमूल से या अंकुरित जो भी दाने हैं उनका सेवन करके हम ये पृथ्वी तत्व को ग्रहण कर सकते हैं। इस तरह पूरे दिन में रात को 8 बजे से पहले या 7 बजे से पहले रात का डिनर हो जाता है
तो सबसे बढ़िया है। हमारा शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंचम रचितः अधम शरीरा। ये रामायण की चौपाई हमें ये दर्शाती है कि हमारा शरीर आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी से बना हुआ ये पंच तत्व का पुतला है। ये हम सुनते आए हैं। ये 5 तत्वों से बना हुआ है और अंत में जब मृत्यु होती है तो वो 5 तत्वों के साथ हमारा शरीर घुल मिल जाता है। जहां से बना था उसी में वो विलीन हो जाता है। अगर हम सही तरीके से पंच तत्व ग्रहण करेंगे तो इस मशीन में 100 साल तक कुछ भी डिफेक्ट आने वाली नहीं है। ये जो हम गलत भोजन का आहार में प्रयोग कर रहे हैं उनके कारण इफेक्ट आ रही है और हम परफेक्शन की तरफ भागते हैं लेकिन परफेक्ट नहीं हो पाते। अगर हमें परफेक्ट होना है तो ये जो फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूला मैंने आपको बताया सेहत प्राप्त करने का, हमेशा आपकी दिनचर्या में उपवास को स्थान होना चाहिए। पूरे दिन खाते ही रहो, प्रभु के गुण गाते रहो। इस फॉर्मूला से चलने से बात बनने वाली नहीं है। हमेशा 24 घंटे में कम से कम 60% 70% टाइम ऐसा होना चाहिए जिसमें आपके शरीर में कोई चीज अंदर जाए नहीं, न सॉलिड न लिक्विड, न अच्छा न बुरा। ऐसा फॉर्मूला आप जीवन भर अपनाते हो, आपका मेंटल स्टेटस बना रहेगा। 60 to 70% पेट को खाली रखने की जिनको कला आ गई, उनका आईक्यू लेवल, मानसिक क्षमता हमेशा बढ़ी रहेगी। उनको मैं नहीं समझता कि डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, तनाव का सामना करना पड़े, क्योंकि ब्रेन फंक्शन उनसे एक्टिव रहते हैं। पेट खाली रखने से, हर चीज का सॉल्यूशंस न मिलने से प्रॉब्लम्स आर नॉट ए प्रॉब्लम, प्रॉब्लम्स आर एब्सेंस ऑफ आइडिया। जब दिमाग बंद है तो आइडिया की कमी आएगी, इनसे तनाव और स्ट्रेस बढ़ेगा। तो व्यक्ति अगर रात को 8 बजे से लेके अगर 10-12 बजे तक सुबह के भूखा रहने की कला सीख ले तो उनके दिमाग में आइडिया की एब्सेंस नहीं आएगी और वो तनाव का सामना नहीं करेगा। तो खाली पेट रखने की कला, आकाश तत्व शरीर को पूरा देना है, सर्वप्रथम तो यही सीखना है हमें। बाद में हमेशा हल्के भोजन से दिन की शुरुआत करनी चाहिए। तो पत्तियों का सेवन, अगर ग्रीन जूस बनाने का वक्त नहीं है तो पत्तियों को चबाकर चूस सकते हैं, उनका रस शरीर में फाइबर को थूक दो। अगर फाइबर भी गलती से शरीर में चला जाता है तो भी कोई हर्जा नहीं है। पालक की पत्ती हो, मेथी की पत्ती हो या मूली की पत्ती हो, धनिया की पत्ती हो, ऐसी कुछ कुछ पत्तियां हमें वैसे भी खाने की आदत है और अच्छी लगती है टेस्ट में। कोई कोई तो कड़वी नीम की पत्ती भी चबा लेते हैं, लेकिन कड़वी नीम की पत्तियां हमेशा दवा के तौर के ऊपर यूज करनी है। कभी भी कड़वी पत्तियां भोजन के स्वरूप में ग्रहण नहीं करनी है। मन चाहा कड़वी पत्तियां खाते रहे तो ये अच्छी आदत नहीं है। कड़वी पत्तियां, वो चाहे करेले की पत्ती हो, कड़वी नीम की पत्ती हो या पपीते की पत्ती हो, ये पत्तियां हमेशा सोच समझकर, एक औषध समझकर प्रयोग में आप ला सकते हो। बाकी जिसका स्वाद मधुर है, रुचिकर है, ऐसी पत्तियां मन चाहे इतनी खा सकते हो, चबा सकते हो, और उनका रस शरीर में और फाइबर शरीर के बाहर। हम आज तक सीखते आए साइंस में कि फाइबर
बहुत बहुत जरूरी है शरीर को। फाइबर शरीर में जाता है तो शरीर की सफाई करता है। लेकिन बड़े मजे की बात है एनडीएस में कि एनडीएस में कोई फाइबर की थियरी के ऊपर जोर दिया नहीं, क्योंकि फाइबर ऐसा कहते हैं कि रस जहां रस वहां कष। शरीर रस मांगता है, कुछ भी डालो आमाशय के अंदर जाकर वो फाइबर को खून में भेजता नहीं, वो उनका रस निकाल लेगा। रस निकाल के फिर आगे प्रोसेस्ड करके लास्ट में जो खून में जाता है, हर एक ऑर्गन तक जो शरीर में पोषण मिलता है वो सिर्फ और सिर्फ रस युक्त होता है। तो आप कहेंगे कि फाइबर कहाँ जाता है? फाइबर ट्रैवलिंग करके इसोफेगस, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और रेक्टम में जाके अंत में एनस से बाहर निकल जाता है। मतलब एक सेपरेशन, एक सेक्शन है, उसमें शरीर को थोड़ा टाइम देना पड़ता है। फाइबर को, कूड़े को हटाकर फिर वो शरीर बाहर उनको फेंक देता है। तो बेहतर है कि आप पहले से भी बाहर फेंक सकते हो। शरीर को अगर एक काम न देना चाहे, जैसे हम गन्ना चूसते हैं तो गन्ने का जूस अंदर और फाइबर बाहर थूक देते हैं, वैसे ही वो थोड़ा चबाने लायक नहीं है इसलिए हम अंदर जाने नहीं देते। दूसरे फाइबर थोड़े हल्के हैं इसलिए चले जाते हैं। एक्चुअल में फाइबर को वैसे ही छोड़ दो बाहर ही पहले से ही, तो शरीर की जो एक कार्य प्रणाली है उनमें से उनको एक काम करना कम होगा, बच जाएगा शरीर, उनको अलग छानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कई कई बातों में लॉजिकली हमारा दिमाग अलग अलग तरीके से सोच सकता है कि फाइबर कब्ज नहीं होने देता, आंतों की सफाई करता है, झाड़ू का काम करता है। वैसी जो भी बातें हैं वो बातों को अगर साइड रख के भी, मैंने कई कई बार प्रयोग किए हैं, 1.5 महीने सिर्फ और सिर्फ जूस लिया, फाइबर को बाहर फेंक दिया, उल्टा मेरी ऊर्जा का स्तर और बहुत बढ़ा, मेरी मेंटल कंडीशन, सोचने की क्षमता और बहुत बढ़ी। तो हमारी जीवनी शक्ति जिनको कहा जाता है, वाइटल पावर, वो उनका 3 काम है। एक भोजन को पचाने का काम, एक है पचे हुए खुराक को हर एक जगह पर पहुंचाने का काम, और तीसरा वेस्ट मटेरियल को बाहर फेंकने का काम। अब जितना वेस्ट मटेरियल को फेंकने का काम, निष्कर्षण कहते हैं जिनको, मल निष्कर्षण, वो काम जितना कम रहेगा उतनी वो ऊर्जा आपकी मस्तिष्क में आएगी, सोचने की क्षमता को बढ़ाएगी, कार्य क्षमता को बढ़ाएगी। तो बेहतर है कि एक ही पावर को 3 प्रकार के काम बहुत कम से कम सौंपे जाए। और कई कई साधु संत कई कई दिनों तक भूखे प्यासे उपवास रखकर बहुत उच्च साधनाएं करते थे। इस्लाम धर्म के मोहम्मद पैगंबर, जिन्होंने 30 दिन तक निर्जला उपवास किया था, साधना की थी, और उनके अंदर कुरान शरीफ का ज्ञान उतरा था, और उन्होंने ये ग्रंथ लिखा कुरान शरीफ, जिसमें इस्लाम धर्म के सब सिद्धांत लिखे गए हैं। 40 दिन का उपवास रखकर क्रिश्चियन धर्म के जो इशू कहते हैं, उन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा? बाइबल की रचना की। जितने भी लोग हो गए हैं, जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं, किसी पेट भर के नहीं लिखे गए हैं, खाली पेट लिखे हैं। वो चाहे महाभारत हो, रामायण की रचना हो, क्योंकि सबसे ज्यादा क्रिएटिव सोच हमारी खाली पेट रहती है, और आप नया सर्जन बहुत अच्छा कर सकते हो, हमारी सर्जनात्मकता बढ़ती है। अगर किसी से दुश्मनी निकालनी है तो उनको भरपेट खिलाओ। कोई बुद्धिशाली व्यक्ति है, कुशाग्र व्यक्ति है, तो उनको घर पे बार बार बुला के खिलाते पिलाते रहो, उनकी क्रिएटिविटी कम होगी,
सोचने की क्षमता कम हो जाती है। कवि घाघ हो गए हैं। कवि घाघ ने ये उक्ति लिखी है कि जाको मारा चाहिए बिन लाठी बिन घाव, ताको घुइयां पूड़ी खिलाओ। हाँ? बहुत सारा कुछ भी ना, उनको खिलाया पिलाया करो। तो खुश होगा, मुझे हाँ हम जहां भी मेहमान बनकर जाते हैं वहां ज्यादा खातिरदारी की जाती है खान पान की, तो हम संतुष्ट होते हैं, क्योंकि इंद्रियों को तृप्ति मिलती है खान पान करने से। लेकिन इंद्रियों की गुलामी न करके शरीर को जितना जरूरत है उतना ही ग्रहण करके, मैं तो कहूंगा कि शरीर को जितनी जरूरत है उनसे थोड़ा 1/4 शरीर को कम दे। इनसे आपकी सृजनात्मकता सदा काल के लिए बनी रहेगी। कम खाना गम खाना, थोड़ा खाया तो ज्यादा पाया, ये बात हमारे दिमाग में बैठनी चाहिए। ज्यादा खाने से एक लाभ है, मोटा दिखते हैं। हाँ, बाजुएं बड़ी होती हैं, पेट बड़ा होता है, कमर चौड़ी हो जाती है, कमर न रहकर कमरा बन जाती है। तो ये सब ज्यादा खाने के फायदे हैं। कम खाने से दुबले दिखेंगे लेकिन दिमाग तेज रहेगा। जिनके बच्चे जब कम खाते हैं, मैंने देखे हैं, माता पिता जी ऐसे मेरे पास आकर बोलते हैं कि डॉक्टर साहब ये थोड़ा भोजन में खाने में बिल्कुल नहीं समझता, बस भागता रहता है, मेरे को पीछे पीछे दौड़ना पड़ता है। ऐसे बच्चे तेज भी होते हैं, शारीरिक रीति से एवं दिमाग से भी तेज होते हैं, लेकिन माताओं ने अपनी दुश्मनी निकालनी है बच्चों के साथ भी, तो वो इनको पकड़ पकड़ कर खिलाती रहती है। इतना खिलाएं इतना खिलाएं, गले से भी बाहर आ जाएं तो भी रुकती नहीं है। हमारी संस्कृति में एक परंपरा ऐसी बन गई है कि जिनको आप खिलाने के लिए आगे बढ़ते हो तो ये अच्छी बात है। मैं आपको खाना नहीं है ऐसा भी कुछ सिखाने नहीं आया हूं कि नहीं खाने में ही भलाई है। भोजन एक महा औषधि है। भोजन क्या है? एक महा औषधि है। सर्व जीवों की पालना परमात्मा भोजन के माध्यम से सबकी करता है, लेकिन हमने जरूरत से ज्यादा अनेक गुना खाने की चाह हमारी मिटती नहीं है, और खाने के लिए ही जीते हैं, खाने के लिए ही जॉब करते हैं, खाने के लिए ही व्यापार करते हैं। अच्छा खाया नहीं, बार बार खाया नहीं, तो कमाने का क्या अर्थ है? अच्छे पढ़ाई भी अच्छी क्यों करते हैं? कल जाके हमारा घर धन धान्य से भरपूर रहे। लेकिन शरीर बहुत कम मांगता है, कम से गुजारा होता है। मैं तो शरीर के विज्ञान के बारे में आपको बताऊं कि शरीर इतना सूक्ष्म है कि आपको लगेगा कि ये पंच तत्व, अभी मैंने आपको बताया कि आकाश तत्व, उपवास से वायु तत्व, पत्तियों से अग्नि तत्व, फलों से जल तत्व, सब्जियों से कंदमूल से पृथ्वी तत्व, और अंकुरित चीजों से पृथ्वी तत्व मिल रहा है। तो हम ये चीजें अपना डाइट के साथ जोड़ सकते हैं खुशी खुशी। लेकिन अगर आपको कोई चीज न मिली इनमें से, तो क्या कोई तत्वों की खामी होगी? ना? किसी किसी को हो सकती है, ज्यादातर लोगों को नहीं होगी, क्योंकि एक शरीर आदती है और उनको कुछ नहीं मिलता है, तो शरीर दूसरी चीजों से वो बनाने का प्रयास करने की आदत नहीं है, तो हो सकता है कि कोई कमी आ जाए। लेकिन शरीर को जैसे ट्रेन करेंगे हम, शरीर उस दूसरी चीजों से आदती हो जाता है, तो उनमें से भी वो तत्व ग्रहण कर लेता है। कहीं कहीं मेरे दोस्त हैं, काफी सालों से फल खा रहे हैं, वो पत्तियां भी नहीं खाते, वो सब्जियां भी नहीं खाते, ओनली फल, ईट फ्रूट एंड हील।
ऐसी थियरी के साथ जा रहे हैं। फल खाओ और अपने शरीर को स्वस्थ बनाओ। सुबह उठ के शुरू कर दो, शाम को सोते समय कितना कितना भी फल खाने की छुट्टी। कोई उपवास नहीं, कोई एनीमा नहीं, कोई हरी पत्तियों का जूस नहीं, ओनली एंड ओनली फ्रूट्स डाइट। ये अपने आप में जैसे एनडीएस है, ऐसे एक अलग सी पथी है, थेरापी टाइप की, जिनको कहेंगे एक टेक्निक्स कहेंगे, पथी थेरापी तो नहीं कहा जाएगा। तो फल खाके भी लोग बहुत कम दिनों में स्वस्थ हो जाते हैं। 10 लोगों में से मैंने देखे हैं कि 8 लोग फल खाकर भी स्वस्थ हो रहे हैं। लेकिन कई बार हाँ, फिर अपने आप ही बॉडी शुद्धिकरण करने लगती है। शरीर का एक धर्म है कि शरीर को जब आप कुछ भी न डालो, डालना बंद कर दो, तो शरीर अपने आप नेचुरली ही डिटॉक्सिफिकेशन मोड के ऊपर चला जाता है। तो वो स्वस्थ भी हो जाते हैं 6 महीने के बाद, 8 महीने के बाद, साल भर के बाद। लेकिन हमारे पास इतना वक्त नहीं बचा है कि हम 6-8 महीने संयमित जीवन जी सके, कि फल खाते रहे और राह देखते रहे कब होगा कब होगा। हमें तो शुरुआत के सप्ताह में ही कुछ परिणाम मिलने चाहिए, हमारा विश्वास बनना चाहिए। तो एनडीएस की पद्धति इसमें सफल हुई है, क्योंकि शरीर बड़ी आंत का शुद्धिकरण के लिए एनीमा का प्रयोग सर्वश्रेष्ठ उपाय, और ऊपर से ग्रीन जूस डालो, छोटी आंत की सफाई हो गई। और उपवास रख लिया 12 बजे तक का, तो इतना सब कुछ इतना फास्ट काम करता है कि तेजी से आपके सारे रोग पहले दिन से भागना शुरू कर देते हैं। आपको दूसरे दिन भी राह देखने की जरूरत नहीं है। ये मैंने एक नहीं लाखों लोगों में ये देखा है, लाखों लोगों में। मुझे लगा अरे स्वास्थ्य ही तो बहुत आसान है, बीमार होना मुश्किल है, स्वस्थ होना आसान है। ये फॉर्मूला मुझे पता चला। आज तक मैं बोलता आया कि भाई बीमार होना क्या कहते थे पहले, आसान है, स्वस्थ होना मुश्किल है, ऐसा कहते थे। लेकिन एनडीएस मिलने के बाद मुझे लगा कि स्वस्थ होना आसान है, बहुत चुटकियों में स्वस्थ हो जाते हैं, चुटकी बजाते। इतनी ये सरल, सहज और फास्ट टेक्निक है। आज आप जानने के लिए बैठे हो ना, यही हमारे लिए काफी है। हमारा जो प्रयास है हम सभी का, उसमें आप जानने के लिए अपना कीमती समय निकाल कर बैठे हैं, उसमें ही सफलता छिपी हुई है। और कहीं ना कहीं आज 2 दिन की जानकारी आपके जीवन में या फिर आपके परिवार के जीवन में बड़े बदलाव ला सकती है। कई लोग हमें कहते हैं शिविर के बाद, सर जी हम एनडीएस 10 साल पहले मिल जाता तो मेरे पिताजी जो मर गए वो आज जिंदा होते, मैं उनका ट्रीटमेंट कर लेता इस हिसाब से। और मेरे को आज पता चला 3 दिन में मेरा 2-3 बीमारियां कम कटने लगी, तो मुझे तो लगा अरे अब मैं जिंदगी भर छोड़ने वाला नहीं, ये तो हीरा हाथ में आया है। तो ऐसा ये कीमती नॉलेज है। लोग ऑनलाइन ऑफलाइन ऐसे सेमिनार करने के हजारों लाखों रुपए पे कर रहे हैं। आपको ये चीजें, हीरे जैसी बातें, हीरे जैसा नॉलेज निःशुल्क मिल रहा है। तो ऐसा ना हो कि निःशुल्क मिलने वाली चीजों का हम वैल्यू ना करें। आज तक एक आदत पड़ गई है, हवा निःशुल्क मिलती है, पानी निःशुल्क मिलता है नेचर से, सनलाइट निःशुल्क मिलती है, तो कभी उसके बारे में सोचने का हमें वक्त ही नहीं मिला। जीवन खत्म हो गया, सनलाइट की हमें वैल्यू पता नहीं चली है। धरती माँ जो हमारा बोझ ढोती है, उनकी वैल्यू भी हमें पता नहीं चली। एक्चुअल में नंगे पैर चलने से पैर जब कनेक्शन में आता है, तो आप सभी स्टडी किया हुआ होगा कि 0 वोल्ट थियरी, तो उस हिसाब से हमारे अंदर इलेक्ट्रिसिटी एक जनरेट होती है, हमारा बॉडी बेहतर तरीके से बैलेंस कर पाता है। और बड़े मजे की बात कि इससे पृथ्वी तत्व शरीर ग्रहण कर लेता है डायरेक्ट। पृथ्वी पर नंगे पैर चलने से हमें पृथ्वी तत्व मिल जाता है।
शुद्ध वायु ग्रहण करने से, गहरी सांस लेने से वायु तत्व मिलता है। सनलाइट में, हल्की सी धूप में 1 घंटा बैठने से अग्नि तत्व आपको प्राप्त होता है। जल तत्व, जो आप बाहर मॉइस्चर होता है हल्का सा, तो आप बैठते हैं तो स्किन हमारी उस भेज से सीधा ही पानी भी ग्रहण करने की क्षमता है। फूल सूंघने से भी पृथ्वी तत्व हमें मिलता है। बगीचे में जाओ, खुशबू आ रही है तो इनसे भी शरीर पृथ्वी तत्व को ग्रहण कर लेता है। और भूखे पेट रहने से आकाश तत्व। तो यहाँ आप देखेंगे कि कहाँ भोजन की आवश्यकता हुई। जो भी उच्च योग साधना में बहुत आगे निकल गए, वो योगी पुरुष, सिद्ध पुरुष, वो इस प्रकार से भी अपना आहार लेते थे। आहार शब्द हमने देखा है कि आहार का मतलब है कि स्थूल भोजन। एक्चुअल में आहार और भोजन ये 2 अलग शब्द हैं। हम आहार लेते हैं, कोई बोलेगा मैं भोजन लेता हूं। तो आप में से कोई बता सकता है कि आहार और भोजन में क्या डिफरेंस हो सकता है? यस सर, मेरे को इतनी हिंदी नहीं वैसे आती है। ये वैसे ही है कि डाइट और न्यूट्रिशन वैसे कि कुछ और है? ना कुछ और है। मतलब भोजन ग्रहण करते हैं जी आहार जब तक बड़ा है जी, अपने जो भी विचार हैं, सच है या झूठ है, व्यक्त कर सकते हैं। आहार और भोजन, दादाजी आपको पता है? थोड़ा थोड़ा बताइए, आहार किसे कहेंगे, भोजन किसे कहेंगे? आहार तो सर मेरे को बात आ गया। एक मिनट, सबके, हाँ जो संतुलित बैलेंस डाइट है, हाँ वो भोजन जो रोटी अन्न पानी वो हो गया, उसमें हर एक चीज आ जाती है। आदमी का सोचना भी आ जाता है आहार में, वो हर एक चीज आ जाती है। सोचना, बोलना, अपने ऊपर जो चीजें ग्रहण करनी है, आहार का मतलब है कि आहार जो कुछ अंदर आता है, हम जो अंदर लेते हैं, अंदर आवाज भी जाती है, सुनना भी जाता है, हाँ और बोलना भी जाता है, खाना भी जाता है, हर एक चीज आती है उसमें। ये बैलेंस चीज है आदमी के जिंदा रहने के लिए। ठीक है, हाँ आप बताइए। अंदर हम ग्रहण कर रहे हैं, वो हाँ। आपके बैलेंस में आएगा। हाँ, आहार है। आप कुछ बताना चाहेंगे? हाँ भोजन तो जैसे सबने बता दिया, एनीथिंग इज रैंडमली, कुछ भी मिला वो भोजन है। जो हम सन रेज से ले रहे हैं, सनलाइट जो पड़ रही है और फिर उसको जो प्रिपेयर कर रही है। अब जैसे भारत और पंजाब में डिफरेंट क्या है? भारत में पंजाब आ जाएगा, पंजाब में भारत नहीं आएगा। आहार में भोजन आ जाएगा, भोजन में आहार नहीं आएगा। आहार की स्पष्ट डेफिनेशन ये है, ओशो ने बताया है कि जो बाहर से भीतर जा रहा है वो सब आहार है। जो बाहर से भीतर जा रहा है उन सब को आहार कहेंगे। आहार कोई सात्विक शब्दता से जुड़ा हुआ नहीं है कि नेचुरल और प्राकृतिक चीजों को ही आहार कहेंगे, ऐसा नहीं है। आहार जो भीतर से, बाहर से भीतर जा रहा है, तो उसमें सात्विक, राजसिक और तामसिक तीनों प्रकार के भोजन आ गए। दूसरी चीज दादाजी ने बताया कि हम जो देखते हैं वो भी तो दिमाग में जा रहा है, ऐसी सोच बन रही है, ऐसे कर्म हो रहे हैं, तो इनको भी आहार कहेंगे। अच्छा सा देशभक्ति का मूवी देख के अंदर से क्या जगेगा? देशभक्ति। जैसे इमोशंस हम आंखों के द्वारा अंदर लेके जाते हैं, वैसे विचार हमारे उन स्वरूप को धारण करना शुरू कर देते हैं। कोई भी चीज, आप अभी बैठे हो 1 घंटे के लिए, आप आहार ग्रहण कर रहे हो, हाँ? सुन रहे हो, तो सुनना भी क्या है? आहार है। बाहर से तो भीतर तो जा रहा है कुछ ना कुछ। सोचना भी आहार,
हर सूक्ष्म चीज चलना, पृथ्वी तत्व पैर छू रहे हैं तो भी अंदर से पृथ्वी तत्व की कुछ पावर्स हमारे अंदर भीतर जा रही है, सनलाइट बाहर से भीतर जा रही है, तो उनको हम आहार की श्रेणी में कहेंगे। तो आहार और विहार, आयुर्वेद में कहा गया है कि दोनों को शुद्ध करो, आहार और विहार को, और निद्रा, सम्यक निद्रा, सम्यक आहार और सम्यक श्रम, तीनों चीजों के ऊपर पूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त करना है तो ध्यान रखना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ सम्यक आहार लेके भी पूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त नहीं हो सकता। सम्यक आहार के साथ हमें क्या करना पड़ेगा, सम्यक श्रम भी करनी पड़ेगी और सम्यक निद्रा भी लेनी पड़ेगी। आपको 10 दिन के लिए कच्चा आहार खिला दिया जाए और सोने न दिया जाए या कम सोना हो जाए तो भी स्वास्थ्य प्राप्ति नहीं हो सकती। हर पहलू के ऊपर ध्यान रखना है। हम सिर्फ यहाँ भोजन की चर्चा करने के लिए नहीं बैठे हैं। नींद अच्छी आना ये सबसे स्वास्थ्य के प्रति बहुत इफेक्टिव फैक्टर है। हर हाल में अगर आपको 7 घंटे 8 घंटे की नींद चाहिए तो कभी भी 3-3 घंटे 4-4 घंटे नींद लेके भागना दौड़ना नहीं है। जिनको 4 घंटे की नींद लेकर भी पावर आ जाता है बॉडी में, तो उनको 8 घंटे लेटने की जरूरत नहीं है। हर एक की शरीर की क्षमता आहार की भी अलग है, नींद की भी अलग है और श्रम की भी अलग है। तो कोई प्रॉपर एक पैरामीटर लेकर इस चीज से हर एक को नापना नहीं है। हम डॉक्टरी सीखे तो डॉक्टरी में तो बस हर रोज 2 लीटर पानी पीना चाहिए। कोई डॉक्टर ने कहा हर रोज 4 लीटर पानी पीना चाहिए कम से कम, तो फिर किडनी एकदम काम करेगी जिंदगी भर। तो आज तक बस हमने फॉर्मूला ही इस्तेमाल करते आए, 2 लीटर वाला, 4 लीटर वाला। 100 ग्राम, कितनी उम्र है आपकी, तो कि 40 साल, तो आपको 400 ग्राम फ्रूट्स खाने हैं। आपकी 70 है, अच्छा आपको कितने खाने पड़ेंगे, 700 ग्राम खाने पड़ेंगे। अगर आपकी उम्र 50 साल है, आपको सब्जियां खानी है, तो उम्र डिवाइडेड 2, आपको लगभग 250 ग्राम सब्जी जरूरत है 40 साल के लोगों को। 50 साल के लोगों को लगभग 250 ग्राम होती है, 60 साल के लोगों को 300 ग्राम। तो इस टाइप के हमने फॉर्मूला जो बनाए हैं खुद के लिए, वो एक्चुअल में आप ही सोचो सही है या गलत। भूख के हिसाब से भोजन होता है, वजन के हिसाब से, उम्र के हिसाब से नहीं खाना चाहिए। आपकी शरीर की बीमारी के हिसाब से भोजन होना चाहिए। बीमारी बढ़ गई है तो हम तो कहते हैं एनडीएस में कि बिल्कुल खाना पानी बंद करो और सफाई चालू करो। सिंपल स्लोगन है, डालना बंद निकालना शुरू। डालने की प्रक्रिया के ऊपर शुरुआत का 1-2 महीना जोर देना नहीं है, निकालते रहो। ग्रीन जूस से, उपवास से और एनीमा से, उनसे निकलने की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। इसीलिए न्यू डाइट सिस्टम में सफाई के ऊपर जोर दिया जाता है। प्राकृतिक चिकित्सा में कहते हैं पहले सफाई बाद में नरिशमेंट। शरीर को अच्छे अच्छे भोजन देकर ठीक भी रखना है। कल हमने बड़ा स्वर्ग नरोई का, हाँ, अगर शरीर ठीक है तो सबसे बड़ा स्वर्ग है। बिल्कुल जी। अगर व्यक्ति का शरीर ठीक है तो कहते हैं कि सबसे पहला सुख निरोगी काया, और वो पता तब चलता है जब शरीर खो चुके होते हैं, तब एहसास होता है कि नहीं ये तो रियल में सबसे पहला सुख था। रामचरितमानस में 5 प्रकार के सुख गाए हुए हैं: स्वास्थ्य, शक्ति, आनंद, ज्ञान और प्रेम।
ये 5 प्रकार के सुख है। सिर्फ स्वास्थ्य से भी काम बनेगा नहीं, स्वास्थ्य कितना भी हो, आपको शक्ति भी चाहिए। शक्ति होने के बाद आनंद भी चाहिए, कुछ कुछ नई बातें जानने का भी हमें शौक है, तो ज्ञान भी हमारी आत्मा की भूख है, ज्ञान भी चाहिए। और 5वां और मौलिक सुख हमारा प्रेम। अगर प्यार से व्यवहार ही कोई ना करे हमारे से, तो बहुत कुछ होते हुए भी हम खालीपन महसूस करेंगे। तो ये 5 प्रकार के सुख है, लेकिन पहला सुख है स्वास्थ्य। वैसे तो 7 सुखों की भी महिमा गाई हुई है, आप सबने सुनी होगी। सबसे पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख है घर में माया, पैसे भी चाहिए, हाँ। तीसरा सुख है सुलक्षणा नारी, अच्छी पत्नी मिल जाए। चौथा सुख आज्ञाकारी पुत्र मिल जाए। छठा सुख अच्छा पड़ोसी मिल जाए, हाँ, ये भी सुख है एक प्रकार का, अच्छा पड़ोसी होना भी। और 7वां सुख है मित्र घनेरे। बहुत ढेर सारे दोस्त हो ना तो जिंदगी कब कट जाती है पता भी नहीं चलता। तो 7 सुख है, लेकिन सबसे पहला सुख स्वास्थ्य सब में गिना जाता है। हम मैथ्स के हमने पढ़ा है, हम सभी ने 7 जीरो लगा लो, अगर आगे 1 नंबर नहीं है तो किसी चीज की वैल्यू नहीं बनती। तो जो 1 नंबर का काम करता है वो है निरोगी काया। बिना 1 के जीरो की वैल्यू कभी भी नहीं रहेगी, और 1 अकेला भी अपनी वैल्यू नहीं बढ़ा पाएगा। उनके पीछे जब 0 लगते हैं तब वे करोड़ों में उनका सुख गिनती किया जाता है। तो सब कुछ चाहिए। जब हम परमात्मा के पास प्रार्थना करते हैं, ध्यान करते हैं, तो परमात्मा के पास सब कुछ रखना है कि परमात्मा हमारी झोली में स्वास्थ्य, शक्ति, आनंद, ज्ञान, प्रेम और हमें सर्व प्रकार के सुख सभी जीव को मिले। मैं तो कहता हूं कि हर एक जीव के लिए मांगो, अपना तो दामन अपने आप भर जाएगा। मैं सुबह उठता हूं, सालों से मैं प्रार्थना करता हूं परमात्मा के पास, एक आदत बना ली, सब आत्माओं को अपने दुखों से मुक्ति मिले, बीमारियों से मुक्ति मिले, पीड़ाओं से मुक्ति मिले और सुख शांति से भरपूर हो जाएं। तो दूसरी विश्व की लोगों के लिए, विश्व की आत्माओं के लिए जब हम हाथ फैलाते हैं तब हमारे हाथ खाली नहीं होते। देने में, दूसरों के लिए दुआएं मांगने में हमारी दुआएं अपने आप ही कबूल हो जाएगी। ये प्रकृति का सिद्धांत है। हम कहते हैं कि सर्व का भला हो, शुरुआत हमसे हो, हाँ? लेकिन शुरुआत सामने वाले से हो, सामने वाले के हित में ही हमारा हित समाया हुआ है। पड़ोस में आग लगी है तो ज्यादा देर तक आप शांति से नहीं बैठ सकते, वो आग धीरे धीरे करके आपके घर तक पहुंच सकती है। हम तब तक सोए पड़े रहते हैं वो आग हमारे घर तक न पहुंच जाए। इसलिए ही हमारी संस्कृति में कहते कोई भी दुखी हो, कोई परेशान हो तो जल्दी से हम अपने दरवाजों को खोलकर मदद के लिए दौड़ जाते हैं। ये हमारे खून में है, भारतीय संस्कृति में है। कहते हैं कि परमार्थ करने से स्वार्थ अपने आप सध जाता है। स्वार्थ साधने के लिए परमार्थ करते हैं तो हो सकता है कि स्वार्थ अधूरा रह जाए। इसलिए परमार्थ को पहले रखो, स्वार्थ को तो आगे रखना भी नहीं पड़ेगा, स्वार्थ तो अपने आप ही निहित हो जाएगा। तो ये नेचर के लॉ है। न्यू डाइट सिस्टम का सुंदर जो प्रार्थना गाई हुई है उसके शब्द बड़े मजेदार हैं। उनके शब्द हैं, ईश हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। ईश परमात्मा हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। जो कुछ भी मिला है हमसे, वितरण उनका करना सीखे। परमात्मा ने हमारे को बहुत कुछ दिया है, वितरण उनका करना सीखे। एक टॉपिक है एनडीएस का, वितरण से स्वास्थ्य लाभ। वितरण से स्वास्थ्य लाभ। एक भाई को कैंसर हुआ, डॉक्टर ने 6 महीने का बोल दिया कि मरने वाले तुम। बोला इतना बहुत कुछ, आगे पीछे कोई था नहीं, संपत्ति ढेर की ढेर पड़ी थी,
तो बोला अब मरने ही वाला हूं तो लोगों को खुश करके क्यों ना मरूं। ये रियल एक घटना घटी। उन्होंने कोई गांव में जाकर फल फ्रूट आहार भी अपना शुद्ध कर लिया और जितना भी था गरीबों को सबको बांटता रहता। सबके चेहरे पर इतनी मुस्कान रहती और खुद भी देने से मुस्कान अपने आप आती है। अपने दिमाग में कोई स्ट्रेस रहता ही नहीं। लेने वाले को स्ट्रेस रहता, देने वाले को स्ट्रेस नहीं रहता। उनका मन तो हल्का हो जाता है। तो वो देता रहा देता रहा देता रहा। डॉक्टर ने कहा 6 महीने बचे हैं, 6 महीने में के बदले 8-10 महीने बांटता रहा। फिर अचानक से विचार आया कि ये तो 10 महीने हो गए, चलो रिपोर्ट तो करवाऊं, डॉक्टर को मिल लूं। 3-4 महीने ये बोनस के क्यों मिल गए। वहां गया तो डॉक्टर कुछ बुजुर्ग था, बेचारा मर गया था। तो दूसरे डॉक्टर के पास चेकअप करवाया, कैंसर के रिपोर्ट नहीं लाए। ऐसे तो कितने सारे एग्जाम्पल है कि आदमी जब छोड़ता है हाथ से तब बीमारी भी छूटना शुरू हो जाती है। इसीलिए हम देने की परंपरा हमारी संस्कृति में, धर्म के अंदर, मंदिर जाओ गोलक में कुछ ना कुछ डालो, कोई धर्मशाला में जाओ कुछ न डालो, कोई भी अच्छी प्रवृत्ति हो रही है कुछ डाल देते हैं। डालने से एक्चुअल में हम देते नहीं हैं, नेचर के पास से हजारों गुना लेने की शुरुआत करते हैं। तो देना ही लेना है एक्चुअल में। वितरण से स्वास्थ्य लाभ। ये मैंने प्रयोग सिर्फ आपके सामने माइक में बोल नहीं रहा हूं, मैंने अपने जीवन में सारे एक्सपेरिमेंट जो अच्छी बात आई अप्लाई कर दिया। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के साथ 22 साल से जुड़ा था। जैसे मैं वो भंडारी रखते हैं दान पेटी, तो उसमें जैसे मैंने 1000 रुपये मेरी कमाई थी, कुछ छोटी मोटी नौकरी की शुरुआत की थी मैंने, तो 1000 रुपये में से कहते दशांश डालना चाहिए, 100 रुपये तो कम से कम डाल देने चाहिए। मैं इनके बदले ये प्रयोग में करता था, तो मैंने सुना था कि देने से बढ़ता है। मैं 100 के बदले 300 डाल देता कि भाई हम भगवान के साथ ही अभी बिजनेस डील की है हमने। तो हुआ यूं कि धीरे धीरे करके पैसे किसी भी माध्यम से बढ़ते गए, सैलरी बढ़ दी गई, धीरे धीरे करके नौकरी ही छूट गई, नौकरी की जरूरत ही ना पड़ी। तो एक ही फॉर्मूला मैंने देखा है कि कभी भी गुरुद्वारा में कुछ दान देने से किसी को कम नहीं हुआ है आज तक सिख कौम में। जहां भी जो हाथ ऐसे रखता है ना, उनके हाथ हमेशा भरतू ही रहते हैं। हेवी कॉन्स्टिपेशन किसी किसी को होता है, कितने तरीके आजमा लेते हैं लेकिन कॉन्स्टिपेशन नहीं जाता। अगर वो देने की भी शुरुआत कर देना तो भी उनका कॉन्स्टिपेशन गायब हो जाए। क्योंकि जैसा मन को आदत है, पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो, बैंक में और डाल दो, घर में और डाल दो, सब कुछ डालने के लिए, बांटने के लिए नहीं, बटोरने के लिए दिमाग सेट हुआ है। तो हमारे हर एक सेल्स क्या करेंगे, बांटेंगे या बटोरेंगे, बटोरेंगे। इसीलिए साइकोलॉजी के साथ भी हमारा गट जुड़ा हुआ है। जो व्यक्ति तप, सेवा और सुमिरन तीनों सिद्धांत के ऊपर जब काम करना शुरू कर देता है, उनको स्वास्थ्य न मिले ये हो ही नहीं सकता। अकेला तप के ऊपर काम करेगा, डाइट के ऊपर पूरा ध्यान रखेगा, सेवा में नहीं समझेगा, मेडिटेशन करने में कुछ भी नहीं समझेगा, तो हो सकता है कि कुछ ना कुछ अधूरा रह जाएगा। हम कहते इतना प्रयास कर रहे हैं, वो भाई तो एक टाइम शाम को हल्का सा खा लेता है, मैं तो दोनों टाइम कच्चा खाता हूँ, फिर भी क्यों स्वस्थ नहीं हूँ। हो सकता है कि वो भाई एक टाइम हल्का सा खा के भी उनका सेवा का भाव बड़ा है, तन मन धन से सेवा कर रहा है, परमात्मा को सुबह शाम याद कर रहा है। दूसरे जो सेक्शन है उनके मार्क्स वो ले लेता है, 33 मार्क्स डाइट के हैं, 34 मार्क्स सेवा के हैं, 1 मार्क ज्यादा है सेवा का। आप जो सभी सेवा में लगे हैं इस आयोजन में, उनके मार्क्स डाइट से भी 1 ज्यादा है। और सुमिरन हम जब शुरुआत करते हैं तो हमेशा सुमिरन से करते हैं, उस परमात्मा को याद करो जो पूरी विश्व की सत्ता है, महासत्ता है। तो उन महासत्ता को याद करके ही हम काम की शुरुआत करना है हर चीज की। तो इनके 33 मार्क्स है, कुल मिला के 33 + 34 + 33 = 100 मार्क का हमारा पेपर कंप्लीट होता है। इसमें 1 पाई भी कम होगी तो नहीं चलेगा। त्रिपाई साधना कहेंगे, त्रिसूत्री साधना कहेंगे। तीनों सूत्रों के ऊपर हमें इक्वली काम करना पड़ेगा। कई लोग पक्का खाते खाते खुश रहते हैं, दोनों टाइम पक्का खाते हैं,
चलो ये ग्रांटेड नहीं है, आगे जाके बीमारी आ सकती है, फिर भी चलो आज के दिन में शरीर, ह्यूमन बॉडी इतना मिरेकल्स हैं, अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लेता है पके हुए भोजन को भी, मेहनत थोड़ी ज़्यादा लगा लेता है लेकिन खुश भी रहता है वो बंदा। लेकिन वो उनके जीवन में अगर देने की ज़्यादा भावना है, दूसरों को खुश करने की भावना है, हर व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए प्रयास लगा रहता है, तो ऐसे लोग विष युक्त भोजन, पका हुआ भोजन माना विष भोजन कहेंगे, विष को भी हल्का सा अमृत में वो परिवर्तन कर देता है। ऐसे हमारे शरीर के रसायन उनके साथ भी ऐसा बिहेव करते हैं। और कच्चा भोजन खाने वाले व्यक्ति अगर ईर्ष्या से भरे हैं, द्वेष से भरे हैं, किसी की कंपटीशन से जुड़े हुए हैं, किसी को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, तो ऐसे लोगों में भी कच्चा भोजन भी विष का काम करता है। ये भी थियरी जाननी बहुत जरूरी है। हम टमाटर खा रहे हैं, अरे 15 दिन से टमाटर का सलाद खाया, कुछ भी फर्क नहीं आ रहा है। आपकी सोच को भी ध्यान रखना है। जब खाते समय स्ट्रेस, एंजाइटी, किसी के प्रति नफरत की भावनाएं, गुस्से से भरे रहना, ये इमोशंस, पावर ऑफ इमोशंस भी आपके अमृत तुल्य भोजन को भी विष में रूपांतरित कर देता है। ये भी एक ऊर्जा का विज्ञान है, उसके ऊपर भी ध्यान रखना है। हमेशा खाते समय मन शांत, जगह स्वच्छ, कोई भजन कीर्तन या हल्का सा म्यूजिक। देखो आप रेस्टोरेंट में जाते हो ना, विष खाने जाते हो, लेकिन हल्का हल्का म्यूजिक बजता रहता है, साउंड हीलिंग होती है, मजा आता है, ऑर्डर करते रहते 1 by 1, थोड़ा ज्यादा 500 रुपये का और खा लेते हैं, क्योंकि वो आपका मूड बना रहा है, आपको एटमॉस्फेयर दे रहा है, बत्तियां हल्की हल्की जल रही है, म्यूजिक बैकग्राउंड में बज रहा है, टेबल जो है एकदम नीट एंड क्लीन है, खुशबू, हॉल में स्प्रे लगाया हुआ है। तो ये सारे फैक्टरों को यूज करके आपको जहर खिला देते हैं, और हम घर में मानो के कच्चा खा रहे हैं, पत्नी ऐसे फेंकेगी कि ले टमाटर खा, तो इनसे भी बात बनेगी नहीं। जरूरी नहीं कि घर को भी रेस्टोरेंट बना दे, म्यूजिक हल्का हल्का चलाएं, खुशबू फैला दें, लेकिन कम से कम झाड़ू पोछा करके प्यार से दे, इतना काफी है। घर वालों को माताएं बहनें जो खाना खिलाती है ना, वो घर का भविष्य ही बना रही है। भले वो नौकरी करने न जाए, एक हाउसवाइफ है, लेकिन उनका ड्यूटी बहुत इम्पोर्टेंस है। पति को प्यार से, अच्छी भावनाओं के साथ, अच्छे भाव के साथ, डाइट के विषय में सूक्ष्म और स्थूल दोनों सिद्धांतों को जानकर अगर भोजन खिलाएं, तो उनका मानसिक परिवर्तन, बौद्धिक परिवर्तन और उनकी उन्नति के ऊपर ही भोजन का आधार है। अच्छी भावनाएं जब हमारे अंदर रहती है ना, परमात्मा ध्यान में बनाया हुआ भोजन, मैं कहता हूँ एक टाइम पका हुआ भी चलो खिलाते हो अपने पति को, लेकिन बहुत प्यार से, चिल्लाहट से नहीं और गुस्से से नहीं, ऐसे प्यार से भोजन बनाकर खिलाओ एक बार, तो भी यही तो सेवा है। देश सेवा करने की जरूरत नहीं है, देश सेवा बाद में करो, समाज की सेवा भी बाद में करो, लेकिन खुद की सेवा और अपने जो बच्चे हैं, पति हैं, उनको बहुत प्यार से भोजन खिलाएं। लेकिन हम प्यार भी कहीं बार इतना बढ़ जाता है कि सुबह भी खिलाओ, दोपहर भी खिलाओ और शाम को भी खिलाओ। ये लव का ओवरडोज हो जाता है। और जो माता रक्षक बननी चाहिए वो भक्षक बन जाती है, अपने परिवार वालों को खा जाती है खिला खिला कर। तो इतना मेहरबान भी होने की जरूरत नहीं है। तो खिला हैं, बहुत खिलाते हैं तो ससुराल में जाते हैं ना, तो हाँ, बहुत सेवा करते हैं। बिल्कुल। तो ससुराल जाना बंद कर और साल की उम्र में अच्छी कि पेस्टिसाइड अपने आप में नुकसानदायी हैं, ये सर्व स्वीकृत है कि पॉइजन ही है, और वो हर चीज को छुएगा तो किसी न किसी मात्रा के ऊपर
वो चीज को प्रदूषित करता है, नो डाउट। वो चाहे सब्जियां हो, वो चाहे फल हो, वो चाहे जमीन हो, वो चाहे एयर हो, एयर पोल्यूशन भी करता है। और दूसरी चीजें भी पोल्यूशन में, भाई का कहना है कि आज सिर्फ भोजन नहीं, ये जो कौन सा इंडेक्स कहा जाता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, AQI, वो भी गंदा है। लेकिन शरीर ने अगर बहुत बड़ा जहर 3-3 टाइम 100 साल तक झेल लेता है, ऐसा भी नहीं है। 3-3 टाइम हम जो पेस्टिसाइड से खा रहे हैं उनसे भी ज्यादा विषयुक्त भोजन, वो पका हुआ भोजन बन जाता, हाईली एसिडिक कहा जाता है इनको, पेस्टिसाइड से कई गुना ज्यादा। उनको भी 3 टाइम 100 साल तक झेलने की क्षमता शरीर की है। तो पेस्टिसाइड वाला अगर पकाया हुआ नहीं है तो इनको हैंडल करना, इनको टैकल करना शरीर के लिए बहुत आसान है, बहुत आसान है, पहली बात। दूसरी बात, बेटर है कि ऑर्गेनिक मिल जाए। ऑर्गेनिक तो 1% लोग भी यूज नहीं कर रहे हैं, सबको कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी पेस्टिसाइड्स के ऊपर ही है। मैं खुद भी 12 बीमारियों से मुक्त हुआ, सारी सब्जियां मार्केट से ही लेके आया पेस्टिसाइड्स वाली। मेरे शरीर ने उनको एडजस्ट भी कर लिया और मैं ठीक भी हो गया। वो भी कुछ बीमारियां 15-15 दिन में कट चुकी थी। इनका मतलब ये भी नहीं कि पेस्टिसाइड मेरे को नुकसान नहीं कर रहा था, लेकिन ये नुकसान की मात्रा बहुत कम थी। उनके से ज्यादा जो उनसे मिल रहा था पोषण, उनकी मात्रा ज्यादा थी। दूसरा, थोड़ा साइंस की दृष्टि से सोचा जाए तो पेस्टिसाइड्स की उम्र, जो छिड़काव करते हैं तब 2 मिनट के लिए वो लाइव होता है, बहुत जहरीला होता है, अगर गले में अंदर भी चला जाए तो बहुत ज्यादा नुकसान कर देगा। लेकिन उनका जो डेडलाइन है वो 2 मिनट के बाद खत्म हो जाता है, आ जाता है पूरा। इनका इतनी जो तीव्रता है वो तीव्रता बचती नहीं है। जहर लगभग 99% खत्म हो जाता है, जो पेस्टिसाइड के जब तक बोतल में भरा हुआ है, जब वो बाहर छिड़केंगे वो 2 मिनट में जो भी जंतु वगैरह होते हैं वो मर जाते हैं। एक बार छिड़का हुआ पेस्टिसाइड्स 3 महीने तक फसल के ऊपर नहीं रहता, फिर दूसरे दिन ही जाना पड़ता है छिड़कने के लिए, क्योंकि पहला वाला डेड हो गया। अगर पहला वाले के ऊपर भरोसे रखेंगे तो कीड़े फसल को खा जाएंगे, बार बार छिड़कना पड़ता है क्योंकि वो 2 मिनट के बाद डेड हो गया। अब वही पेस्टिसाइड्स जब हमारे घर में आते हैं भोजन के साथ मिश्रित करके, तो इनको गर्म पानी से सफाई कर दो, सादे पानी से सफाई कर दो। बहुत ज़्यादा है तो एप्पल विनेगर में उनको थोड़ा वॉश करके रख दो, आधा घंटा 15 मिनट गर्म पानी में ऐसे ही रहने दो सब्जियों को, ये भी इलाज कर सकते हैं। लेकिन गलती से पेस्टिसाइड वाला वेजिटेबल्स आपने उबाल लिया, उनको सब्जी बहुत बेहतर तरीके से तेल मसाले डालकर बना ली, तो कहते हैं पेस्टिसाइड के साइंस में कि वो और जहरीला हो जाता है, 2 गुना जहरीला हो जाता है। वही पेस्टिसाइड जो हल्की मात्रा में जो नॉन एक्टिव था वो फिर से रिएक्टिव हो जाता है। इसलिए सात्विक चीजें गर्म करके खाने से, आग पर चढ़ाने से ज्यादा नुकसान दे रही है और हमारे बॉडी में स्टिफनेस बढ़ रही है, बीमारी बढ़ रही है। इसलिए हम कहते हैं कि कम से कम 100% ना कर पाओ तो 80% तो सीधा नेचर से आ रहा है वो खाओ, 20% की मात्रा झेल लो शरीर को, हाँ। लेकिन ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम आप कच्चे के ऊपर डिपेंडेंसी रखो। आगे जाके बड़ी बड़ी बीमारियों में, जैसे कैंसर हो गया, किसी को हाई एलर्जी है, बीमारी जा ही नहीं रही है, 20 साल पुरानी बीमारी है, ऐसे भी मरीज हमारे पास आते हैं। तो वो बेचारे, एक बहन अभी मैं उचाना गया तो वह 2.5 महीने से सिर्फ हरी पत्तियों का जूस पी रही थी। मैंने कहा कच्चा क्यों नहीं खा रही हो? बोला सर जी कच्चा खाती हो ना सीधा पैरों में सूजन आ जाती है। उनको पेस्टिसाइड असर कर रहा था शरीर में, इनका शरीर की इम्यूनिटी इतनी डाउन थी कि अब वो 1% भी झेल नहीं पा रही है। तो लगभग हजारों लाखों में से 1-2 पेशेंट ऐसे भी मिलते हैं, तो उनको कम से कम भोजन देकर महीनों तक कम से कम भोजन लेकर ठीक करना होता है।
कोकोनट वाटर पी ले, कोकोनट वाटर में अंदर कुछ हम पेस्टिसाइड्स नहीं डाल पाएंगे। ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, कच्चे केले हैं, आप लेके आओ, उसको रख दो थोड़ा सा, गर्मियों में पक जाता है, तो विदाउट पेस्टिसाइड आप वो ले सकते हो। तो ऐसे 3-4 भोजन को ऐसे ग्रहण। सर हमारे मार्केट में बनाना की बात आपने की है, हाँ जी, बनाना जो मार्केट में सेल हो रहा है, हाँ, मतलब मैं वो तो सारा गुजरात में पेस्टिसाइड। गया था, जी हमारे पंजाब में बनाना जी, शाम को वो पत्थर सा रखते हैं, हाँ जी, आइस रखते हैं, नेक्स्ट से पका होता है बिल्कुल और एक दिन वो सर्वाइव नहीं करता, दूसरे दिन खराब हो जाएगा। बिल्कुल तो जी, वो बनाना भी तो अंदर तक हार्मफुल हो गया। हाँ। तो पेस्टिसाइड अंदर जाकर, तरबूज हैं, तरबूज का टेस्ट भी हम देखते हैं कि उसमें भी वो बबल्स हो जाते हैं। तो आज हर चीज में मनुष्य ने अपने स्वार्थ के हेतु हर चीज बिगाड़ता जा रहा है, क्योंकि अपनी जेब भर रही है, सामने वाले का हेल्थ कैसा भी हो। लेकिन न्यू डाइट सिस्टम में प्राकृतिक भोजन का चुनाव विवेकपूर्ण रीति से करके, दूसरा जिसमें कम से कम पेस्टिसाइड ऐसा लगे कि क्वालिटी थोड़ी अच्छी है, वैसे चीज़ों का चुनाव करके हम ग्रहण करते रहे। और मैं तो कहता हूँ कभी गलती से पेस्टिसाइड वाला थोड़ा बहुत चला भी गया तो भी शरीर, ह्यूमन बॉडी इज ए मिरेकल्स मशीन्स, वो किसी न किसी तरीके से पके हुए भोजन से बेहतर हैंडल करके आपको शुगर, बीपी, थायराइड, मोटापा, घुटनों का दर्द, जो भी बीमारियां हैं वो बीमारियां काट देगा, ये पक्का है। तो फर्मेंटेशन से न्यूट्रलाइज हो जाते हैं पेस्टिसाइड। फर्मेंटेशंस, फर्मेंटेशन वेजिटेबल्स को करते हैं या जैसे कांजी बनाते हैं, वो भी खा सकते हैं, उससे कुछ न्यूट्रलाइज हो जाते हैं ये बिल्कुल जी, बिल्कुल। बैक्टीरिया हाँ जी, हो जाता है। हाँ। सर एग्रोकेमिकल्स से कुछ भी होने तो कई चीज़ें अंकुरित नहीं हो पाती ज़्यादा पेस्टिसाइड्स यूज़ करने के बाद, दवाइयाँ यूज़ करने के बाद, घर में आने के बाद। तो हम क्वालिटी तो कहीं ना कहीं गिरा रहे हैं। इसलिए मुझे ये परमा कल्चर ऐसा कुछ लिखा था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि नेचर में कोई भी छेड़छाड़ नहीं, नेचर अपनी तरीके से एकदम से आज़ाद है? अंदर वो अपनी तरीके से वो फल बना रही है, कोई डिस्टरबेंस नहीं, न खेत वो उसमें जोड़ना, हल चलाना या कुछ ऊपर नीचे करना। तो वो जो है क्वालिटी, उनका तो कोई मोल ही नहीं है। लेकिन हमारे लिए, स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा ओवर कॉन्शियस किसी भी बात में होना हमारे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि ओवर कॉन्शियसनेस रखने से हर बात में, कोई कहता है कि ये मध नहीं खाना चाहिए, चलो मध जो है वो दूसरे पक्षी इनसे आ रहा है, मधुमक्खियों से, जितनी भी एनिमल बेस्ड चीज़ें हैं वो छोड़ दो। अगर गलती से किसी ने लेमन वाटर घर पे बनाया और मध एक बूंद डाल दिया और आप लड़ पड़े, झगड़ पड़े, अरे भाई नहीं खाना चाहिए, सेहद। तो ओवर कॉन्शियसनेस रखने से फिर हमारा माइंड ब्लॉक्ड हो जाता है। हमें पता है, मैं एक वास्तु विशेषज्ञ भी हूँ, मुझे पता है कि टॉयलेट किस दिशा में होना चाहिए, हमारा मंदिर किस दिशा में होना चाहिए, पूजा रूम किस दिशा में होना चाहिए, जब भी हम भगवान की पूजा करते हैं तो किस दिशा में बैठकर करनी चाहिए। लेकिन हर जगह 365 सिद्धांत वास्तु के अप्लाई करना पॉसिबल नहीं है। और इनके कारण मैं यहाँ आऊँ और मुझे लगे कि भाई मैं अपने जगह, मानो कि मेरे को लेक्चर करने बैठना है तो मुझे कहाँ बैठना है, मुझे पता है इस दिशा से ज्ञान की वो धारा बहता है तो बहुत फायदा होता है। लेकिन हर जगह मैं ढूंढता रहूंगा तो ऑर्गेनाइजर परेशान हो जाएंगे, उनको सारी चीजें उलट फेरत करनी पड़ेगी। तो किसी भी विषय में ओवर कॉन्शियसनेस रखना अच्छी बात नहीं है। अग्नि दिशा में किचन होना चाहिए, तो हमारे घर पे जाएंगे, मैं अभी बता दूंगा आपको अग्नि दिशा में किचन चाहिए, और आपका नहीं होगा, तोड़ फोड़ करके दूसरी जगह लेके आ जाएंगे, 50,000 लाख रुपया खर्च कर देंगे, हैं। मैं एक वास्तु विशेषज्ञ के तौर पे, वो पिरामिड यंत्र जो आते हैं, हमारा पिरामिड का हिस्ट्री भारत का बहुत पुराना है कि पिरामिड, मंदिरों के ऊपर भी पिरामिड जैसा ही शेप देते थे। तो पिरामिड साइंस जो है वो बहुत गहरा साइंस है, पॉजिटिविटी बढ़ा देता है। अगर स्कूलों में भी पिरामिड चारों तरफ लगा दे तो स्कूल का डायनेमो 1000 गुना बढ़ जाएगा, इतना पॉजिटिविटी बढ़ जाती है पिरामिड से।
मैं तो अपना कमरे में मेडिटेशन में रेकी हीलिंग वगैरह करवाता था। लोग बीमार लोग आते थे, मैं उनको बस ध्यान करवाता था, सामने बैठते थे तो बहनों के कमर दर्द गायब हो जाते, किसी का सिर दर्द चला गया, किसी का डिप्रेशन चला गया। ऐसे मैं काफ़ी एक्सपेरिमेंट करता रहता। रेकी साइंस अपने आप में बहुत बड़ा साइंस है। कुछ नहीं करना, सामने बैठो, हाथ ऐसे करके घुटनों के ऊपर हाथ रख दिए और अच्छा सा कोई भजन गाया और मैंने थोड़ी प्रार्थना की परमात्मा से, और थोड़े से उनके एक सिंबॉलिक लैंग्वेज आती है यूनिवर्स से, वो जो रेकी में सिखाई जाती है, वो सिंबल्स आप ड्रॉ करो और सामने वाले को ऑरा में रखो। इनसे उनकी बीमारियां, उनके मन के भाव, कोई स्टूडेंट आते थे मेरे पास, मैं टीचिंग में 10वीं क्लास में मैंने 1 साल पूरा पढ़ाया। 10वीं क्लास का एक जो एकदम वीक क्लास था, जिसमें से 30 बच्चे थे, 30 बच्चे में से लगभग 1 या 2 बच्चे गलती से पास हो जाएं तो ठीक है, बाकी वो भी पास होने वाले नहीं थे। छान छान के 5-10 क्लास में से ऐसे निकाले थे बच्चे कि इनके पास कोई उम्मीद ही ना रखें। ऐसे बच्चों का एक रिजर्व क्लास बना दिया। तो मैंने प्रिंसिपल से कहा कि मुझे इन बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना है। बोला करो आप। और मैंने कहा मेरे को 1 साल चाहिए पूरा, और मैं हर रोज 1 घंटा लूँगा उनका। तो पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट नहीं लेता था, मैं उनको मेडिटेशन करवाता, थोड़ा रेकी हीलिंग करवाता, उनसे एकदम कम्युनिकेशन में आता, जो पढ़ाई का बोझ ही नहीं डालता। और मैंने उनके पास कुछ नोट्स लिखवाए कि भाई आप क्या चाहते हो, 10th में पास होना चाहते हो? बोला सर पास तो होना चाहते हैं, लेकिन उतनी पावर नहीं है हमारे पास कि हम पास हो जाएं। हमें खुद पर भी हंसी आती है कि हम पास हो जाएं। तो मैंने उनको फिर भी, आपको चाहिए, आप न कर पाओ या कर पाओ, उनसे मुझे लेना देना नहीं है। उन लोगों ने एक छोटी सी डायरी बनाई। मैंने कहा पास आप हो गए हो वैसा लिख दो, सिर्फ भले न पास हो जाओ, मैं भी आपसे उम्मीद नहीं रखता, आप लिख तो दो। सभी ने लिख दिया। मैंने कहा साथ में लिखो कितने परसेंटेज चाहिए। बोला 70, 60, 50 जो भी चाहिए वो लिख दो। सब ने लिख दिया। मैंने कहा न पास भी हो जाते हो, हम एक्सपेरिमेंट करने में क्या जाता है, आप लिखो तो सही, और अपने पिल्लों के नीचे रख देना है आप जो चाहते हैं वो। और मैं उनको थोड़ा थोड़ा इमोशन में लेता गया। मैंने कहा 10th की एग्ज़ाम आ गई है और आप पास हो गए हो, और आपके मम्मी पापा आपके ऊपर खुश हो रहे हैं, टीचर भी प्राउड कर रहे हैं, अरे यार ये तो बिल्कुल 7 सब्जेक्ट में फेल होने वाला 50% आ गए। तो बोला हाँ सर, वो इमोशन तो बड़े मीठे मीठे लगते हैं हमें। बस मैंने कहा ये मीठे इमोशंस को आप फील करो, और अब मैं आपको डांटूंगा नहीं और ना प्रिंसिपल को डांटने दूंगा, आप फेल ही होने वाले हो तो एक्सेप्ट कर लो, लेकिन जो मीठी जो अनुभूति है वो तो करो, थोड़ी सी मजा आए। बोला काम हो जाए सर हमारा, ऐसा हो तो। लगातार लगभग प्रीलिमिनरी एग्जाम के बाद मैंने कंटिन्यूसली कोई भी दिन छोड़ा नहीं, उनको लिखवाता रहा। साथ में मैंने कहा 5 मिनट के लिए बैठ जाओ घुटनों के ऊपर हाथ रख के, मैं आपको ऐसा पावर दूंगा, उस पावर से आपकी वो विश पूरी हो जाएगी, आपके बल से नहीं, मेरे बल से। ऐसे करके उनको कॉन्फिडेंस में लाया और देता रहा। मुझे भी यकीन नहीं था, मैंने कहा 10 बच्चे भी निकल जाए ना इस क्लास से तो भी स्कूल का रिजल्ट अप हो जाए। और एग्ज़ाम का रिजल्ट आया और लगभग 30 बच्चे में से 28 बच्चे पास हो गए। इतने परसेंटेज नहीं आए, 50%, 55%, उनसे कोई आगे नहीं बढ़ा क्योंकि उनकी कैपेसिटी ही नहीं थी। लेकिन 50-55% आना, वो तो इतने खुश थे कि कुल मिला के कोई लड़कियों को तो 80-90%, जो क्लेवर थी लड़कियां, 90% आए। यहाँ तो 2 स्टूडेंट को, एक को 40%, दूसरे को भी 40, तो भी इतने खुश थे कि वो 90 से ज्यादा। बोला बहन तू क्यों रो रही है, हमें तो दोनों मिला के भी 90 नहीं हो रहे हैं। खुदा से होता है। ये ग्रिड लगाया था आपने या बिना उसके? हैं? विश बॉक्स उनको लिखवा लिया, रेकी हीलिंग देता रहा। रेकी हीलिंग अपने आप में बहुत गहरा साइंस, आप गूगल पे ऊपर सर्च करा के रेकी हीलिंग के ऑनलाइन कोर्स, ऑफलाइन कोर्स बहुत कुछ सिखाते हैं। वो एक यूनिवर्स का पावर है जो माइंड को मेकअप करता है, यूनिवर्स से एनर्जी देता है, आपको वायुमंडल को मदद करता है। उसी समय आपका कॉन्फिडेंस, विल पावर भी बढ़ता है। जो भी है आप लिख पाते हैं। ऐसे करके इतने बच्चे पास हो गए।
2 बच्चे फेल हुए, वो भी कमाल देखो, 2-2 सब्जेक्ट में फेल हुए। दोनों को मैंने कहा आप भी मायूस ना हो, जुलाई में एग्जाम थी, 1 महीने के बाद जुलाई की एग्जाम हुई, दोनों बच्चों को थोड़ा एक्स्ट्रा ट्यूशन देके वो भी पास हो गए और किसी का साल बिगड़ा नहीं। ये मैंने 1 साल ऐसा एक्सपेरिमेंट किया था। और हमारे ट्रस्टी के बेटे थे, बहुत लास्ट में थोड़ा डल हेड हो गए एकदम एंग्जाइटी स्ट्रेस से, क्योंकि उम्मीद रखते थे 95% की, आ रहे थे 65% हर बार वीकली टेस्ट में, मंथली टेस्ट में। तो फिर वो एंग्जाइटी का शिकार हुआ, मेरे पास आया, बोला सर रेकी दो मुझे। उनको लास्ट महीने रेकी दिया। आज वो डॉक्टर बन चुका है और अच्छे मार्क्स आए, 10th के बाद 12th के बाद अच्छा कोर्स ज्वाइन करके डॉक्टर भी बन गया। तो रेकी, ये हमारी बीना बहन है, उनका भाई वो बार बार मंथली वीकली टेस्ट में फेल होता था। तो उनके आचार्य हमारे यहाँ आते थे, एनडीएस करते थे, बोला सर आपके स्टूडेंट इतने वीक क्यों, और ये नापासी होगा, हमारे स्कूल का रिजल्ट खराब करने वाला है। उनको अगर एलसी पकड़ा दो, एक तो नई नई स्कूल थी प्राइवेट, अपना रिजल्ट खराब नहीं करना चाहती थी। तो मैंने कहा बीना और हयाती बहन सबने रेकी सीखी है, तो रेकी सीख कर मैंने कहा उनको बस हीलिंग दो आप। फिर भी वो तो वीकली टेस्ट में सोशल साइंस में 2 मार्क्स, मैथ्स में 3 मार्क्स ऐसे ही लेकर आ रहा है। मैंने कहा ये रेकी से भी सुधरने वाला नहीं है। मैंने कहा फिर भी उम्मीद ना छोड़ो, पॉजिटिव अफर्मेशन जो यहाँ से उठते हैं वो कुछ ना कुछ परिणाम लेके आते हैं। कंटिन्यूसली लास्ट तक हीलिंग देते रहें। कोरोना आ गया, एग्जाम कैंसिल हुई थी, आप सबको पता है, बोर्ड ने एग्जाम नहीं ली, यहाँ से स्कूल वालों ने मार्क्स भेज दिए थे, वहां से रिजल्ट बन के आ गए थे, उसमें वो भाई का नंबर लग गया। तो अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान है। हाँ जी, वो भी एनिमल बेस्ड हैं, पशु पक्षियों से जो भी चीजें आ रही हैं उनको आहार में न ले तो ही अच्छा है। हाँ जी, अच्छे नहीं है, कई डॉक्टर जो है ना डीएम गैस्ट्रो बोलते हैं ऐसे नहीं है, लेकिन दही जो है फर्मेंटेड है, दही की वो फेवर करते हैं। तो कोई छाछ की भी फेवर करते हैं। हाँ, छाछ की भी। और सेहत भी फायदेमंद है, जैसे दही फायदेमंद है, छाछ फायदेमंद है, सेहत भी फायदेमंद है। हाँ, मध बोलते हैं, थोड़ा मेरा हिंदी कमजोर है। ऐसे कई कई चीजें, धतूरे की पत्तियां भी कोई कोई मेडिसिन में यूज करते होंगे, हैं? गांजे की पत्तियां भी करते होंगे मेडिसिन में। तो हर चीज जो भगवान ने बनाई है वो कोई यूजलेस है ऐसा समझना नहीं है, कुछ ना कुछ प्रयोग होते रहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति पूर्ण प्राकृतिक है, इनको इस चीजों के ऊपर डिपेंड ना रहे तो ही अच्छा है, अपने हिस्से की नहीं है। अपने हिस्से की नहीं है। हाँ, काकवी एक प्रोसेस्ड चीज है, शुगर से ऑप्शन अच्छा है, गुड़ से भी ऑप्शन अच्छा है, बट गुड़ का लिक्विड जो है, गुड़ को लिक्विड के स्वरूप में बोतल में भर लेते हैं, मीठी चीज बनाने में यूज करते हैं। तो शुगर, चीनी तो नुकसानदायी है, मोटापा भी देती है, नशा भी देती है, हार्ट फेलियर भी देती है। तो अगर हम शुगर को एज ए शुगर केन यूज करें, शुगर केन जूस यूज कर सकते हैं, गन्ना सीधा खा लो, तो ये जो भगवान का बनाया हुआ तो औषधि है, इंसान का बनाया हुआ जहर है। तो हाँ, गन्ना खा सकते, हाँ, गन्ने का रस पियो मौज से। हमें तो शुरुआत में बिना गन्ने के जूस कोई दिन निकला ही नहीं। हाँ, हाँ जी। तो जो चीजें जिस स्वरूप में हैं, कुदरत ने दी है, उस स्वरूप में यूज कर लेना सबसे बेहतर से बेहतर है।
पता नहीं, यहाँ पे ज्यादा लोगों को भी पता नहीं होगा स्टीविया होता है। जी जी जी। जितने अच्छे मतलब गुण स्टीविया के हैं किसी की नहीं। अगर हमें कोई मीठी चीज लेनी है जी जी जी। जरूरत नहीं पड़ेगी। पत्ती है। एक पत्ती होती है जिसमें बहुत मिठास होती है और हम शुगर और गुड़ के बदले स्टीविया का इस्तेमाल करके मिठाइयाँ वगैरह बना सकते हैं। कोई पानी में ले लो। लेकिन सिंपल ज़्यादा गहराइयों में न जाना हो तो भगवान ने जिसमें जहाँ भी मिठास छोड़ी है वो सात्विक चीज़ों को हम इस्तेमाल कर लें, विशेष चीज़ों का प्रयोजन करने के लिए दिमाग न भी लगाएं, तो भी अपना शरीर इतना शक्तिशाली है कि उस चीज़ों से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा सब कुछ बनाकर आपको एवर हेल्दी, एवर हैप्पी रख सकता है। इसलिए मूलभूत गणित, मूलभूत साइंस यही है कि हेल्दी आउटसाइड स्टार्ट फ्रॉम द इनसाइड। बाह्य स्वास्थ्य प्राप्त करना है जो दिखने में आ रहा है, तो आपको काम अंदर से करना पड़ेगा। और एनिमा, संजीवनी क्रिया, वो अंदर से अंदरूनी सफाई करने की एक अच्छी शुरुआत करता है। ए मैन who neglects his colon indeed man in a trouble। जो व्यक्ति अपने आंतों की सेहत को ध्यान नहीं रखता वो इंसान आखिर में फंस ही जाता है। ये लिखा हुआ है N.W. वोकर, एक साइंटिस्ट हो गया है USA एरिजोना से। उन्होंने ये बातें लिखी है अपने पुस्तक में। उन्होंने बड़ी आंत में 15 साल रिसर्च किया और उन्होंने पाया कि बड़ी आंत में स्विच होते हैं, और स्विच जो बॉडी के हर एक ऑर्गन को ट्रिगर करता है। मतलब यहाँ जो ये जल रहा है ट्यूबलाइट, तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है और उनकी स्विच इधर है, यहाँ से ऑन करेंगे तो जलेगा। हाँ, सेकंड ब्रेन का भी काम करेगा, और जब बत्ती जलानी है तो स्विच इधर से जलाना पड़ेगा। ये नई ली है हमने, अभी परचेस की है, लेकिन स्विच में कुछ खराबी आ गई, वहां से वायरिंग थोड़ा सा जल गया, थोड़ा सा वो जो वायर है लूज हो गया, तो ऑर्गन अच्छा होते हुए भी बत्ती नहीं जल पा रही है। तो एक इलेक्ट्रिशियन, अच्छा इलेक्ट्रिशियन आएगा, थोड़ा सा देखेगा कि भाई टूटी फूटी तो नहीं है, एकदम नए जैसी लग रही है, तो वो सीधा जाएगा किधर? स्विच की तरफ जाएगा। तो N.W. वोकर ने देखा कि किडनी की स्विच वही है, लीवर की भी स्विच बड़ी आंत में है। बिग इंटेस्टाइन, हमारी बड़ी आंत के अंदर 71 स्विचेस हैं और हर एक ऑर्गन की स्विच उधर है। आंख की भी स्विच उधर है। सुनने की क्षमता भी उनके ऊपर निर्भर करती है। पिट्यूटरी ग्लैंड, हमारा ये आज्ञा चक्र, हाइपोथैलेमस, उसमें जो ग्रंथि है उसमें भी जो स्त्राव बनते हैं वो भी यहाँ स्विच पड़ी हुई है। थायराइड की स्विच भी बड़ी आंत में पड़ी है। फिर थाइमस, हार्ट के ग्रंथि है, थाइमस की स्विच भी यहाँ पड़ी है। सुप्रारेनल ग्रंथि जो हमारे मूलाधार चक्र, किडनी, इनके साथ जुड़ा हुआ है, वो भी ग्रंथि उनके साथ जुड़ी हुई है। और ग्रोनाड्स करके ग्रंथि, वो भी उनके साथ जुड़ी हुई है। तो इन ग्रंथियों को जगाने के लिए हम ऊपर से अच्छी अच्छी चीजें डालते हैं, न्यूट्रिशंस डालते हैं, कुछ जग जाएं। तब तक नहीं जगेगी जब तक ये स्विच, हमारी बड़ी आंत की रचना आप देखते हो, सब साइंस पढ़े लिखे हो, यू, उल्टा यू करके यहाँ बड़ी आंत सेट हुई पड़ी है। जो हमारा एनस पॉइंट है, मल द्वार है, मल द्वार से लेके सीधा ऊपर उठेगा, हॉरिजेंटल और वर्टिकल जो दीवार है बड़ी आंत की, यहाँ खत्म हो जाती है हमारी राइट साइड को, और वहाँ का आखिरी हिस्सा है वो छोटी आंत के साथ कनेक्टेड है। नॉन रिटर्न वाल दोनों के बीच में रखा हुआ है, नेचर मेड। अब उस बड़ी आंत के अंदर यहाँ से आप गिनती शुरू करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक यहाँ तक पॉइंट आते हैं। 12 से लेके 22 24 तक के यहाँ पॉइंट हैं। 24 से लेके 45 तक
एनस पॉइंट हमारा मल द्वार है, वहां तक 45 पॉइंट्स खत्म होते हैं। बाह्य दीवार है बड़ी आंत की, बाहरी दीवार उसकी साइड, और आंतरिक जो भाग है अंदर की साइड की जो स्किन है उसके तरफ से, वहां से 46 से यहाँ से ही उल्टा शुरू हो गए, 46 के घुमाकर यहाँ खत्म होने तक 71 पॉइंट्स आते हैं। आप जो एनिमा लेते हो वो आपकी कब्ज, गैस और एसिडिटी निकालने के लिए प्रयोग में नहीं दिए गए हैं सिर्फ और सिर्फ। ये तो फायदा है ही है, सबसे बड़ा फायदा ये है, लेकिन आपकी सारे पॉइंट्स को क्लियर करवाने के लिए, आपको टोटल हेल्थ देने के लिए एनिमा के प्रयोग के ऊपर जोर दिया जाता है। अगर आप एनिमा 15 दिन भी कर लेते हो लगातार, आपके 71 पॉइंट्स क्लियर होते हैं। आप देखेंगे, मैंने सोचा था कि गाजर खाने से आंखों के नंबर निकलते हैं, मैंने खूब गाजर खाए, नहीं निकले नंबर, क्योंकि उनके साथ पका हुआ भी जा रहा था और आंतों की सफाई तो हो नहीं रही थी। एनडीएस करने के बाद चश्मे के नंबर गए। मुझे लगा अब गाजर ने काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि गाजर ने काम करना शुरू कर दिया, पका हुआ साथ में गया नहीं, और अंदरूनी बड़ी आंत की सफाई हो गई और आंखों का जो पॉइंट था पहली लाइन में ही आएगा 1 से 12 के बीच में ही, वो क्लीन हो गया। जैसे ही क्लीन हुआ, मेरे को चश्मे नंबर वाले लगाने की आवश्यकता नहीं। रात होते होते कभी मेरी आंखों से पानी नहीं निकला, कभी आंखें ऐसे करके बंद करके बैठना नहीं पड़ा। सारा काम एनिमा कर रहा था आंखों की रोशनी बढ़ाने का। हाँ? अब मेरी मानो कि कमर दर्द, पूरा वेस्ट पेन बहुत रहता था, कमर का दर्द चला गया। किडनी पीछे थोड़ी सी वीक हो गई थी, ऐसा मैं महसूस कर रहा था। कोई रिपोर्ट्स नहीं करवाए थे, पता नहीं कितने फंक्शन कर रहा था, लेकिन किडनियों के पीछे का दर्द भी चला गया। 30 नंबर का पॉइंट है वो। आप कभी भी वो जो पिक्चर कल जो डेमोन्स्ट्रेशन पीडीएफ आपको बता रहे थे पीपीटी, उसमें भी एक पिक्चर मैंने देखा था बड़ी आंत का। सर को बोलिएगा तो आपको एक दिन अवश्य उस विषय में थोड़ा सा डिटेल में लेके जाएंगे। 30 नंबर का पॉइंट्स किडनी को रिलेट करता है। अब जल्दी जल्दी मैं सारे पॉइंट्स बता देता हूँ। 1 और 2 नंबर का पॉइंट यहाँ शुरू होता है, शुरुआत राइट साइड। आप जब अपने पेट के ऊपर हाथ रखेंगे और यहाँ से एक दीवार शुरू होगी, वो बाह्य दीवार के ऊपर से पहला और दूसरा पॉइंट कृमियों के स्थान का पॉइंट है। कृमि होते हैं, पेट के कृमि बन जाते हैं, तो वो साफ कर लो तो कृमि नहीं बनेंगे, और होगे तो वो बाहर निकल जाएंगे। 3 नंबर का पॉइंट है पिट्यूटरी ग्लैंड का पॉइंट। दिमाग तेज हो जाता है। देखो एनडीएस 2 महीना भी कर लेता है ना, वो इतना होशियार हो जाता है कि वो एमडी डॉक्टर के पास भी ऑफ चैम्बर में जाएगा ना, तो डॉक्टर की सच्ची और झूठी बातों को पकड़ लेगा कि ये कौन सी गलत बातें बता रहा है, ये हजम होने वाली है, ये हजम होने वाली नहीं है। इनको कोई उल्लू नहीं बना सकता। पिट्यूटरी ग्लैंड ही क्लीन हो गया एनीमा से, दिमाग तो तेज दौड़ेगा ही, हर एक बात को छानने लगेंगे कि हाँ इतना सही है, इतना गलत है। 5 नंबर थाइमस ग्रंथि है। हाँ, कोई कोई पॉइंट से उनके साथ अभी संशोधन ही नहीं कर पाए कि उस पॉइंट्स को क्या, क्योंकि ये बहुत स्टडी डीप थी 10-15 साल की, उसमें से काफी सारे पॉइंट्स का पता ही नहीं चला। पॉइंट्स थे बस, एक एड्रेस था, इनका नाम और इनके गुणधर्म नहीं जान पाए। 5 नंबर थाइमस, 6 नंबर नाक का हिस्सा, 7 नंबर दमा जिनको होता है, दमे की बीमारी को निवृत्त करता है 7 नंबर क्लीन होने से। 8 नंबर वक्षस्थल की ग्रंथि, 9 नंबर थायराइड ग्रंथि, किसी को थायराइड है तो 9 नंबर क्लीन करना बहुत जरूरी हो जाता है। 10 नंबर कैल्शियम की कमी। देखो कैल्शियम का बहुत कुछ खाते खाते भी कैल्शियम की आपूर्ति ही रहती है। जब तक 10 नंबर क्लीन नहीं करोगे तब तक आपको कैल्शियम की कमी रहेगी। 11 नंबर लीवर, लीवर का जो घुमाव होता है उसमें कोई तकलीफ आ गई घुमाव के दौरान तो वो डिफाइन करता है 11 नंबर। 12 नंबर पूरा लीवर, यकृत जिनको बोलते हैं, वो हेल्दी रखना है तो 12 नंबर का पॉइंट आपको क्लियर रखना पड़ेगा। 13 नंबर पित्ताशय, इंग्लिश में क्या बोलते हैं पित्ताशय को? गोल ब्लैडर। हाँ, तो पित्ताशय को ठीक रखना है तो 13 नंबर को क्लीन करना पड़ेगा। 14 नंबर हार्ट, हार्ट हेल्थ ठीक रखनी है तो आपको 14, लगभग यहाँ है 14 नंबर आपका, जहाँ से यहाँ से घुमाव होता है बड़ी आंत का, यहाँ 14 नंबर है। 15, 16, 17, 18 कुछ भी पता नहीं है क्या है,
19 नंबर पाइलोरस, ये कोई पॉइंट से मुझे भी पता नहीं है। 20 नंबर आमाशय, जठर जिनको बोलते हैं। आमाशय को हेल्दी रखना है तो पेट जिनको कहते हैं, जिसमें पाचन प्रक्रिया घोल बनता है, तो 20 नंबर का पॉइंट आपको क्लियर रखना पड़ेगा। 21 22 छोड़ो। 23 नंबर तिल्ली, 24 नंबर स्वादुपिंड जिनको पेनक्रियास बोलते हैं। 24 नंबर ठीक होने से पेनक्रियास काम करना शुरू कर देता है, फिर शुगर अपने आप चला जाता है। इसीलिए तुरंत विदाउट एनीमा कच्चा खाते खाते शुगर जाने में बहुत देरी लगती है, काफ़ी समय लग जाता है। एनीमा करने वाले को शुगर फट से चला जाता है, 2 दिन में 3 दिन में सारा सेट होना लगता है। 24 नंबर पेनक्रियास, 25 26 27 छोड़ो। 28 नंबर अंतःस्रावी ग्रंथियां, सारी की सारी अंतःस्रावी ग्रंथियों के ऊपर इफेक्ट डाल रहा है। 30 नंबर बताया मैंने किडनी, और साथ साथ में मूत्रपिंड वो भी रिलेट करता है। 31 नंबर नीचे उतरती हुई बड़ी आंत, पूरा उनका हेल्दी होना 31 नंबर के ऊपर है। पीछे का मेरुदंड है, उसके अंदर जो ज्ञान तंतु है 32 से 36। 37 नंबर प्रजनन ग्रंथियां, 37 नंबर। 38 वृषण थैली। 39 ब्लेडर। 41 नंबर जब ठीक होता है तो डायबिटीज अपने आप चला जाता है, उनके साथ काफी सारा रिलेटेड है। 42 नंबर गर्भाशय, गर्भाशय के रिलेटेड कोई भी समस्याएं हैं, 42 नंबर को आपको सादे पानी के एनीमा से सफाई करना जरूरी है। हाँ, उनको लागू होता है प्रोस्टेट, प्रोस्टेट की ग्रंथियां नीट एंड क्लीन रहती है। 43 नंबर मल मार्ग। 44 एग्जेट प्रोस्टेट के लिए ज्यादा काम करेगा। 45 भी प्रजनन ग्रंथियों के साथ जुड़ा हुआ है। 46 वक्षस्थल। 61 गला, स्वर पेटी। 41 आप क्लीन करोगे तो आपके गले में आराम अपने आप ही मिलेगा। 41 61 62 विटामिन की कमी, अगर शरीर में बहुत कुछ डालते हुए भी विटामिन की कमी बनी रहती है, आपको 62 नंबर का पॉइंट साफ करना जरूरी है अच्छे तरीके से। हमारे वहाँ हाइड्रोकोलोन मशीन रखा गया है, 40 मिनट लगातार एनीमा देते हैं, 40 लीटर पानी अंदर डालते हैं आंतों में, एनस पॉइंट से, मलद्वार से लगातार जाता रहता है, सुला देते हैं साधक को, और फिर वैसे निकलता भी रहता है। एक बैच में काफी सारा पेट हल्का हो जाता है। पहले आंतों की कंडीशन देखते हैं कि हेल्दी व्यक्ति को 3 बैच 1 महीने में भी दे सकते हैं, बाकी थोड़े से कमजोर ज्यादा है तो 3 महीने 4 महीने के दौरान उनको 3 बैच देते हैं। हमारे पास जो मरीज आते हैं, कोई कोई खुद एनीमा ले ही नहीं पाते, तो उनको मशीन के द्वारा फटाफट उनकी आंतों की सफाई करवा देते, क्योंकि ये पॉइंट क्लियर करने जरूरी है। मुझे इतना साइंस पता है कि काम जड़ से करना पड़ेगा, काम ऊपरी ऊपरी नहीं करते। किसी को यहाँ पिंपल आ गया तो बोला सर मैं यहाँ मुल्तानी माटी लगा लूं, मैंने कहा मुल्तानी माटी हम नहीं लगाते, आपको शौक से लगानी है तो लगा लो, मैं तो यहाँ से साफ करूंगा, कोलोन को क्लीन करूंगा, वो चाहे आप एनीमा ले लो वरना लेट जाओ तो हाइड्रोकोलोन मशीन से सफाई करवा लो, ग्रीन जूस पी लो, और बाद में गलत चीजें हैं जो बार बार पिंपल्स आ रहे हैं वो चीजें ना लो, मैदे की आइटम, आटा, सब कुछ। ये लगभग 4 लाख से लेके 6 लाख के बीच में अलग अलग कैटेगरीज की। रिट्रीट सेंटर दोनों जगह हैं, क्योंकि हमारे पास इमरजेंसी केस भी आते हैं तो उनको तो समझाते समझाते हमारा दिमाग खत्म हो जाए, उनको तो फटाक से ये लेटाया, उनको कुछ बोलना नहीं है, समझना नहीं है, और आएंगे अंदर, बाहर नहीं जाने देंगे। बोला भूख लगी है कुछ खाना खिला दो, ऑनलाइन मंगवा लो, कुछ नहीं होगा यहाँ, कुछ नहीं, हम हमारे मुताबिक चलेगा। उनका दिमाग ही बंद कर देते हैं। 5 दिन में तो जब शुगर नाप लेते हैं, बीपी नाप लेते हैं, मोटापा चला जाता है, बोला ये तो वंडरफुल है, फिर आराम से आकर 2-2 घंटे सुनते हैं मेरे को, कोई सुनने की हालत में ही नहीं होते। ज्यादा बीमार लोगों को सुनना ज्यादा पसंद नहीं है, अंदर से बीमार होते हैं ना तो ये सारा भाषणबाजी लगता है, चिड़चिड़ापन रहता है, ज्ञान भारी लगता है, दिमाग के ऊपर बोझ देता है। हल्के जैसे ही हो जाते हैं फिर कहते हैं सर और सुनाओ और सुनाओ और सुनाओ, भूख बढ़ती है ठीक होने के बाद।
बाकी तो बाद में वो वीडियो इतने देख लेते हैं। हमारे पास जो लोग आते हैं ना, कई लोग तो पूरा रिसर्च करके आते हैं। हमारे 1600-1700 वीडियो है, सब वीडियो देख के आते हैं। मैं कई पुरानी बातें जो मैं बोला हूँ मैं भी भूल चुका हूँ, वो मेरे को याद दिलाते हैं कि सर आपने वो वीडियो में बोला था। मैंने कहा हाँ बोला होगा भाई मैंने। ऐसी ऐसी बातें, ऐसे ऐसे स्लोगन जो 2 साल पहले बोलता था आज नहीं बोलता हूँ, वो भी याद दिलाते हैं। तो ये ज्ञान की भूख बढ़ जाती है फायदा मिलने के बाद, क्योंकि जब तक फायदा नहीं ना तब तक हमारी रुचि उस विषय में बनेगी नहीं। तो 62 नंबर विटामिन की कमी, 63 नंबर फेफड़े में कोई तकलीफ आ गई है तो 63 नंबर आपको सफाई, 64 अन्न नलिका, 65 सांस की नलिका, सांस नलिका में 65 नंबर पॉइंट्स हैं। आप गूगल पे सर्च करवा लेना, रेक्टम का फोटोस देख लेना कौन से नंबर कहाँ कहाँ है। सांस नलिका 65, 66 पचे हुए खुराक की प्रतिक्रिया, 67 एडनाइंस, 68 आंखें, 69 काकड़े, 70 कान, बहरापन आ जाना, कानों में कोई तकलीफ होना, 70 नंबर। 71 नंबर का पॉइंट बिना पचे खुराक की प्रतिक्रिया, बिना पचे खुराक की प्रतिक्रिया को वो 71 करता है। और इस तरीके से हमें अपनी आंतों की संभाल रख लेंगे तो किडनी लीवर सब ठीक हो जाएंगे। तो सबसे ज्यादा किडनी के ऊपर ध्यान देना है, लीवर के ऊपर ध्यान देना है, दिमाग के ऊपर ध्यान देना है या बड़ी आंत के ऊपर? आप ऑप्शन दे दो। बड़ी आंत है। डॉक्टर कहते हैं किडनी का बहुत ध्यान रखना, एक बार बिगड़ जाए ध्यान रखना, लीवर खराब ना हो जाए। लेकिन एनडीएस वाले कहते हैं कि बड़ी आंत खराब ना हो जाए। बड़ी आंत खराब होगी तो सारे ऑर्गन उनके साथ जुड़े हुए हैं, सारी चीजें गलत हो जाएगी। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण सफाई है, बड़ी आंत है। जो बड़ी आंत को साफ रखता है, उनके ऊपर बोझ कम डालता है, वो सदा ही हंसता रहता है, खिलखिलाता रहता है। इसलिए आपके स्वास्थ्य का आधार आपकी बड़ी आंत है।